हेलो दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जरा चैट के अंदर बताएंगे, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं एकदम बढ़िया तरीके से? यस, आर वी लाइव? क्या हम लाइव आ गए हैं? एक बार जरा जल्दी से बता दो, क्या हम लाइव हैं? क्या कह रहे हैं दोस्त लोग? लाइव नहीं हो? लाइव नहीं है तो तुम्हें हमारी आवाज कैसे आ रही है? बताओ। लाइव नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने पूछा कि मैं दिखाई दे रहा हूं या नहीं दिखाई दे रहा? प्रैंक करने चले थे? बताओ। ऑल गुड? कैसे हो सभी के सभी? हेलो हेलो हेलो। यस 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 यस, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। दिख रहे हो, दिख रहे हो, दिख रहे हो, बहुत बढ़िया। जल्दी से चैट के अंदर अपना जोश मीटर एक बार कमेंट करके बताओ। जोश मीटर कितना है, कमेंट करेंगे? तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ऑडिबल नहीं हो। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? एक मिनट चेक करने दो। आवाज आ रही है ना? एक तो आधे बच्चे, एक तो ये जो झूठ लिखते हैं ना, इनकी वजह से जो टाइम खराब होता है ना बेटा, मैं क्या बताऊं तुम्हें। इन बच्चों की वजह से जो अपना टाइम खराब होता है ना, वो बहुत ज्यादा ही होता है। आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? लैग हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा लैग होता हुआ। अगर सब कुछ बढ़िया है तो हम स्टार्ट करें। करते हैं, चलो। हेलो 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 हेलो। यस, वी आर बैक। हम आ चुके हैं लाइव। सबको दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा सी। और भाई साहब, और भाई साहब, जेट की रफ्तार! ओहो ओहो अच्छा जी। अब समझ आया मुझे कि आज सारी चीजें लैग क्यों कर रही हैं, रुक काहे रही है। क्योंकि सारे बच्चे आज क्लास में हैं। कोई मिस ही नहीं कर रहा है क्लास, सब बच्चे क्लास में आ गए हैं। वाह जी वाह! बहुत होशियार हो यार तुम तो। हैं? इतने होशियार कब से हो गए तुम? वाह जी वाह! क्या बात है! अब समझ रहा हूं मैं तुम्हारा। मैं सोच रहा कि आज क्या हो रहा है। चैट मुझे दिख नहीं रही है, सिस्टम हैंग हो रखा है। क्या हो रहा, अब मुझे समझ आया। सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ गया, क्योंकि बच्चे जो है वो तो आज ज्यादा आ गए। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आ गए। अब समझ आया कि क्या बात थी। वाह बेटा! आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप सभी का वन ऑफ दी फेवरेट चैप्टर, राइट? तो आज हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में, आराम से। राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है! बहुत सही, बहुत सही। चलो स्टार्ट करें, इस चैप्टर को स्टार्ट करें। हाँ, मतलब आज और कल 2 लेक्चर लग जाएंगे। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली 2 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है बेटा? सबसे पहले एक मीम देखते हैं। एक मीम देखते हैं बेटा। फिजिक्स क्लास बंद करो, केमिस्ट्री क्लास बंद करो, और फिर आती है बेटा हमारा बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर। भैया ये तो पढ़ा दो। भैया ये तो हमको मजा आया, पढ़ा दो यार, प्लीज पढ़ा दो यार, है? तो मैंने कहा ठीक है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो पीके हिट्स देख लेते हैं। पीके हिट्स देख लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला इंपॉर्टेंट है, इसकी एडवांटेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, और एग्जांपल्स जो हैं
स्पेशली एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आएंगे, आज मैं कराऊंगा भी। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, जो प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, उनका जो डायग्राम है, फ्लावर का जो डायग्राम है, वो जो फ्लावर का डायग्राम है उस पे लेवलिंग पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल का जो डायग्राम है बेटा, उस पे भी लेवलिंग पे क्वेश्चन आते हैं। एंड फाइनली एसटीडी, ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर के सवाल यहां से आने वाले हैं लगभग लगभग। तो आपको 7 से 8 नंबर डायरेक्टली इस चैप्टर से मिल जाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल में, ध्यान से, प्यार से, और ज्यादा प्यार से नहीं 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 नहीं, नहीं प्यार से गलत बोल दिया, मतलब ध्यान से पढ़ लिया तो, राइट। तो यानी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा, तुमने क्या कभी सोचा कि ह्यूमंस तो स्कूल के अंदर पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एनिमल्स को तो पता ही नहीं रिप्रोडक्शन क्या होता है, बट उसके बाद भी वो रिप्रोडक्शन करते हैं। सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात नहीं है। हम तो पढ़ते हैं, वो तो नहीं पढ़ते, उनको कैसे पता? सारी स्पीशीज को पता है। कैसे? कैसे? क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एसेंशियल होता है, राइट। पहले देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी एक नए यंगर वन समझते हो, है ऑफस्प्रिंग समझते हो, कुछ शब्द आएंगे यहां पे जैसे कि यंगर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी होता है कि नेक्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग का मतलब भी वही होता है, राइट। तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से एक नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इससे होता क्या है? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्पीशीज इससे क्या होती है? कंटिन्यू रहती है, राइट। स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू रहती हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, मान लो एक एक देश, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में सब लोग ये प्रण करते हैं कि वी विल नॉट डू रिप्रोडक्शन। सो व्हाट विल हैपन कि धीरे 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 वहां की पॉपुलेशन खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, एंड एक दिन ऐसा आएगा जब गायब हो जाएगा सब कुछ, यानी स्पीशी खत्म हो जाएगी, वहां के लोग खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी मेरा एक सवाल है तुमसे कि आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों है? इंपॉर्टेंस क्या है? कोई बताएगा मुझे चैट में? कोई बताएगा मुझे चैट में? बताओ बताओ। मैं ही बता, तुम मत बताओ, तुम मत। ये जो लिख रहा है मजे, बेटा पेपर में मजे करा दूंगा मैं। ठीक है, तुम मत बताओ प्लीज, मैं बताऊंगा आज। आज तुम मत बताओ, आज तुम मत बताओ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा तुमको। क्या? क्या जेई नीट बैच क्या चल रहा है? ये क्या चीज है जेई नीट बैच? क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्या जेई नीट बैच क्या? नेक्स्ट टॉपर का जेई नीट का बैच आएगा। देखो, मैं एक बहुत ऑनेस्टली एक चीज तुम्हें बताता हूं कि मतलब हम, मैं आपको मतलब एक खुल के बता सकता हूं क्योंकि मतलब मैं कोई मतलब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, इसलिए मैं नॉर्मली बात कर सकता हूं कि हम ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे कि हमें जेई नीट वाली ये जो दुनिया है इसके अंदर तुम्हारे लिए बैच लेके आ पाए नेक्स्ट टॉपर। उसका रीजन एक सिंपल सा है, हमारा इसमें बहुत डिस्कशन हुआ है और हमें एक चीज रियलाइज हुई है यार, ये जो जगह है ना, ये जो कम्युनिटी है जेई नीट की, जो जो इंडस्ट्री है, ये ना कोचिंग माफिया है, राइट। मतलब तुमने तो बस वो चीजें पिक्चरों में देखी होंगी, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने वो कहानियां सुनी है ना, कि यहां पर कैसे होता है। यहां पर चीजें तुम्हें जितनी अच्छी लगती है ना, तुम्हें जो बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम तुम सुनते हो, ये दुनिया शायद वैसी है नहीं, पीछे क्या चलता है वो हमें पता है। और बहुत बहुत ऑनेस्टली ये बात मैं बोल सकता हूं कि यार, मैं एक टीचर हूँ, दिगराज सर एक टीचर है, शोध भाई एक टीचर है, हम बहुत नॉर्मल टीचर हैं यार, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और उन्होंने कुछ बिल्ड करा है और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। सो हम एक ऐसी जगह जाके जहां पे ये सब होता है ना, मतलब एक ऐसी, मैं क्या बोलूं मैं, ये तो अजीब ही इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। उसमें में जाने में ना हमें अंदर से डर लगता है कि यार हम यहाँ कैसे सरवाइव कर पाएंगे, लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहां से करेंगे। हम जिस दिन आ गए उसके अंदर तो लोग भाई डिफेम करना शुरू कर देंगे। तो जहां है हम, मतलब हमें थोड़ा लगता है कि ये तुम ऐसे प्लीज मत लिखो, ठीक है
नहीं यार, मैं तुम्हें बहुत सही बता रहा हूं कि ये दुनिया थोड़ी ऐसी है। बट हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि पता है, जब तुम 11th में आओगे, अगर तुम जेई या नीट की तरफ जा रहे हो ना, अपनी कोचिंग बहुत ध्यान से चूज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तुम्हारी लाइफ का। मैंने अपनी जेई की जर्नी में ना, आज मैं लास्ट में तुम्हें जेई की जर्नी अपनी एक दो इंसिडेंट तुम्हें शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ना, कोचिंग अगर तुम नाम से लोगे कि यार इसका नाम क्या है, इस कोचिंग का ब्रांड बड़ा है, ये वो, तो वो कोचिंग कभी अच्छी नहीं निकलेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं निकलेगी। तुम्हें बहुत अच्छे से चूज करना है यहां पे, क्योंकि ना जेई नीट डिपेंड्स ऑन टीचर। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि 11th में आती है ना, चीजें यहां से यहां हो जाएंगी, और अगर तुम्हें कोई हाथ पकड़ के, आज तो हम है ना यार, आज तो हम तेरा हाथ पकड़ के तो लेके जा रहे हैं, कल को शायद हम वहां नहीं है, तो कोई होना चाहिए तेरे साथ जो कि तेरा हाथ पकड़ के तुझे आगे लेके जाए, वरना वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। मैं बच्चों से ना कितनी बात करता हूं, डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों होता है ये? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि 3-4 इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने मोनोपोली बना रखी है। मतलब बहुत बहुत अजीब ही चीज है, मैं तुम्हें यहां बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, बट यस, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा वो लाइफ का, तो जब भी लो बहुत सोच समझ के लेना, है ना। पर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे को तेरे गाइड करूंगा, तेरी मदद करूंगा, है ना। वो हम बिल्कुल तेरे साथ रहेंगे, हम तेरे को गाइड करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, बट वो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तेरी लाइफ का ना। तो धीरे धीरे बैचेस के अंदर हम भी चीजें तुम्हें समझाते रहेंगे। चलो आ जाओ, अब आते हैं अपन पॉइंट पे, पॉइंट पे पॉइंट पे पॉइंट पे। कॉल शोभित भैया, क्यों, क्या हुआ? आज तुम्हें शोभित भैया ने क्लास में बोला है क्या ये, तभी तुम इतने लिखे आ रहे हो हैं? आज शोभित भैया की क्लास थी ना? अच्छा, तभी तभी। चलो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकना, थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन आएगी, थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन आएगी। चलो अब ठीक। अब हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मजे के लिए, तो बेटा तुम गलत हो। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ मेन रीजन के लिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि पहला रीजन होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशी। ये तो मैं आपको बता चुका हूं नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल से। नॉर्थ कोरिया वैसे खत्म ही हो जाए तो ही अच्छा है। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं समझाता हूं, देखो होता क्या है ना, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन यहां की यहां जाती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं। अगर आपने देखा हो, आपका मतलब आपके पेरेंट्स के जो थोड़े से स्ट्रक्चर होगा फेस का, हाथ का, वो आपके अंदर भी आया होगा, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। बट एक मिनट, तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी दिखती है, तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन तुम मजाक कर रहा हूं, ठीक है। मतलब समझ गए ना तुम। नई जनरेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। वेरिएशन यानी बदलाव। अभी ऐसे समझ लो कि तुमने अगर देखा हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पापा की हाइट बढ़ी है तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ी हो। इज इट कंपलसरी? नहीं, वेरिएशन आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है? प्रोवाइड स्मॉल डिफरेंस इन डीएनए। मैं आपको इसको तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, वेरिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और लास्ट आता है सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरमेंट, यानी रिप्रोडक्शन से जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, वो चेंजिंग एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है। तुम सोचोगे ये कैसे, इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब इन दो टॉपिक को छोड़ो, इन दो पोर्शंस को छोड़ो, अभी आप 3 टॉपिक्स तो ये समझ गए हो। अब आपको ना पहले कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। अगर हमें वेरिएशन पे बढ़ना है ना, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूं पहली टर्म डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई होप अभी तक सबको डीएनए पता होगा। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसपे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी वो इंफॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन में आप पास ऑन करोगे। हाँ कि नारे मूर्ख बालक, बहुत बढ़िया। यानी डीएनए क्या है? A double helical molecule present in a nucleus of a cell that carries hereditary information and controls the transfer of characteristics from parent to offspring. जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी बिडू? वो जाएगी डीएनए के थ्रू। डीएनए कहता है भैया मैं सारी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में लेके आऊंगा। फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए पड़ा हुआ है, और डीएनए के साथ और भी बहुत सारे प्रोटीन्स पड़े होते हैं। तो डीएनए के साथ जितने भी प्रोटीन्स रैंडमली
न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन। ठीक है। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो मिलता है उस पूरी चीज को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अब एक चीज होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? देखो, क्लास 9th के अंदर एक कॉन्सेप्ट, ओहो हो, क्लास 9th की बातें हैं भैया, क्लास 9th की बातें वड़ा पाव खाते, क्योंकि हमें कभी समझ नहीं आई। मैं बताता हूं, क्रोमोसोम कब बनता है? जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है। सेल जब एक डिवाइड हो रहा होता है, जब एक सेल डिवाइड होता है ना, तो क्या होता है, ये जो डीएनए था ना, ये डीएनए एक शेप ले लेता है, कुछ इस प्रकार से शेप लेने लगता है ये। ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमोसोम आर दी कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी सेल डिवीजन के दौरान ये चीज बनती है। राइट। अरे सेल डिवीजन के दौरान ये चीज बनती है। ओके। बताओ, क्या हमें क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और उसके अलावा डीएनए, इन तीनों में कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा है तो एक बार मुझे अभी से ही बता दो, बाद में तुम बोलोगे भैया समझ नहीं आया। फटाफट से बता दो, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, पीके आ गया। ठीक है, डन हो गया। क्रोमेटिन समझ नहीं आया? क्रोमेटिन कुछ नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ और भी प्रोटीन होते हैं और उन सबको कलेक्टिवली हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और वही क्रोमेटिन बाद में क्रोमोसोम बनता है जब सेल डिवाइड होता है। ओके, ये तीन चीजें हमें भैया समझ आ चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, होता क्या है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक सेल की कॉपी बनती है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जब भी रिप्रोडक्शन होगा, मान लो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो होगा क्या, न्यूक्लियस अपनी कॉपी बनाएगा। सेल डिवीजन यानी एक सेल दो सेल में टूट जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, न्यूक्लियस अपनी कॉपी बनाएगा। और जब न्यूक्लियस अपनी कॉपी बनाएगा ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, मान लो न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, तो ये डीएनए भी क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है ना, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, राइट और नॉट? ठीक है। यानी यानी होता क्या है, डीएनए कॉपिंग का जो प्रोसेस होता है कब हो रहा है, सेल डिवीजन के दौरान। उस समय पे क्या होता है, जैसे एक कहावत है ना कि नकल में भी अकल की जरूरत है या नहीं है? नकल में भी अकल की जरूरत है। तो भैया डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है ना, तो वो नकल भी अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपी बनाने में कुछ एरर्स कर देता है। वो एरर समझते हो, यानी कुछ छोटे मोटे एरर्स हो जाते हैं, राइट? तो यानी एरर हो जाते हैं कॉपिंग में। अब उस एरर से क्या होता है, उस एरर से, डीएनए के लिए तो वो छोटे से एरर थे, लेकिन उस एरर की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसमें वेरिएशन आ जाते हैं, यानी उसमें बदलाव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा? बदलाव आ जाते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? वेरिएशन यानी बदलाव। ठीक है, ठीक है। तो अब आप पहले वेरिएशन की डेफिनेशन देखो। वेरिएशन आर द डिफरेंसेस इन द ट्रेट अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। यानी ये बदलाव है किसमें? ट्रेड्स में। ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम्हारे ट्रेड्स हैं क्या, जैसे तुम्हारी आंखों का कलर क्या है, तुम्हारे बालों का कलर क्या है, तुम्हारा हाथ कैसे है, तुम्हारे नोज कैसी है ना? और बेटा एक लाइन याद रखना कि कितना ही अपना दिल साफ रख लो, आखिर में दुनिया देखती तो चेहरा ही है। हाँ कि ना? किसी भी इंसान का कितना ही दिल साफ हो, बट देखे जाते तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से डीएनए कॉपिंग में जो इश्यू आया, उसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वेरिएशन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सवाल आता है व्हाट इज वेरिएशन एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। आ जाओ, पहले हम इंपॉर्टेंस देखते हैं वेरिएशन की। पहली चीज, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। होता क्या है, मैं एक कहानी से बताता हूं। मान लो हम पहले बंदर थे, है ना? धीरे 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 इन्वायरमेंट बदलता गया, तो हम एक नए स्ट्रक्चर में अडेप्ट होते गए, जिसकी वजह से क्या है कि अब हम सर्वाइव कर पाते हैं, यानी सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ाता है। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगला, वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीशी।
यानी मान लो अचानक से ठंड पड़ गई, अचानक से ठंड पड़ गई पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन उस ठंड के लिए अडेप्ट नहीं कर पाई तो क्या होगा, पूरी स्पीशी खत्म हो जाएगी। इसलिए वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यानी वो स्पीशी को स्टेबल बनाता है कि जिंदा रहे स्पीशी। अगला, यूजफुल वेरिएशन आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड हेल्प इन एवोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन शायद आपको पता होगा, जैसे वो प्रोसेस नहीं होता कि हम बोला जाता है कि हम पहले बंदर थे, बंदर से हम ह्यूमन आ गए हैं, तो ये एवोल्यूशन हो गया है। यानी लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो यानी वेरिएशन से ही, छोटे छोटे वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होता है। तो वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। ठीक है, वेरिएशन इन डीएनए लीड्स टू डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर्मिंग वेराइटीज विद इन द स्पीशी। यानी होता क्या है कि ऐसे समझो, अगर डीएनए कॉपिंग में एरर आया, उससे वेरिएशन आया, अब एक इंडिविजुअल अलग है, दूसरा इंडिविजुअल अलग है, और जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अलग होगी, तो वेरिएशन पास ऑन होते जाएंगे। हाँ है ना, समझे नहीं समझे? नहीं समझे तो ये 3 पॉइंट तो याद कर ही लेना, 3 पॉइंट इनफ होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार बोल रहा हूं, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इतना समझ गए हैं बेटा। अब पता है सवाल ये आता है, क्या वेरिएशन हमेशा यूजफुल है? इज वेरिएशन ऑलवेज यूजफुल? यस और नो? क्या लगता है भैया, क्या वेरिएशन हमेशा यूजफुल है क्या? अरे क्या हमेशा यूजफुल है? मैं कहा नहीं, इन सम केसेस यस बट नो। क्यों? क्योंकि एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, मौत की कहानी। क्या बोला बेटा मैं? मौत की कहानी। क्या दोस्त, क्या बात है। तो बेटा हुआ क्या था, एक ऑर्गेनिज्म था, मौत, ऐसे समझो मौत, उसकी मौत हो गई। अरे स्पेलिंग क्या लिख दी भाई, मौत, उसकी मौत हो गई। कैसे हुई, बताता हूं, एक डायग्राम की मदद से बताता हूं। कहां गया डायग्राम भैया? हाँ, ये देखो, ये होता था ऑर्गेनिज्म मौत। तो पहले इसका जो कलर था वो कैसा था? इसका कलर ऐसा था कि ये पेड़ वगैरह में छुप जाता था। तो अगर कोई भी बड़ा ऑर्गेनिज्म आता था ना इसको खाने के लिए, तो ये ढूंढ ही नहीं पाता था ऑर्गेनिज्म इसको, ये छुप जाता था। लेकिन हुआ क्या, एक बार कुदरत ने इसकी किस्मत बदल दी, और फिर हुआ क्या कि इसका रंग बदल गया। रंग क्यों बदला? वेरिएशन की वजह से। अब जब वेरिएशन की वजह से इसका रंग बदल गया ना भैया, उस दिन से इसका जीवन खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि इसका कलर ऐसा हो गया कि अब ये पेड़ में छुप नहीं पाता था, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आगे इसको खा जाता था। इससे क्या हुआ कि जो मौत की जो स्पीशीज थी वो कम होती गई। हाँ या ना? ठीक है, तो यानी ये एक एग्जाम्पल है किसका? नॉन यूजफुल वेरिएशन का, अब तुम बोलोगे भैया फिर वेरिएशन यूजफुल कैसे है? तो इसका भी एक एग्जाम्पल है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखना, एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन हेल्प पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया टू सर्वाइव द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी बैक्टीरिया को ना वेरिएशन हेल्पफुल रहे थे। कैसे? आंसर पढ़ना। देखो क्या हुआ था, व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड नॉट सर्वाइव, मर जाते थे भैया। बट हुआ क्या, सम बैक्टीरिया में हैव वेरिएशन। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके अंदर वेरिएशन हुआ, जिसकी वजह से हुआ क्या ना भाई, कि अब अगर एनवायरमेंट कंडीशन खराब भी हुई ना तो भी ये जिंदा रहते थे और ये रिप्रोड्यूस करते जाते थे। क्या है बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी आप समझ गए होगे, सच एज हायर टेम्परेचर, यानी कुछ कुछ बैक्टीरिया तो हायर टेम्परेचर में मर जाते थे, लेकिन जिनमें वेरिएशन आ गया वो मरते ही नहीं थे भाई, तो जिंदा रहने लग गए। दीज वेरिएशन सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया की वेरिएशन ने मदद करी थी। बताओ क्या अब तुम्हें लगता है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है? यस और नो? क्या लगता है? यस, बहुत बढ़िया भैया, स्किन केयर करके आए हो, चेहरा चमक रहा है बेटा। कहां स्किन केयर करा है? एक लड़का तभी स्किन केयर करता है जब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। ठीक है, आयो। आगे बढ़ते। ठीक है, अब तुम्हें ना ये जो कहानी मैंने शुरू में बताई थी ना, तुम्हें समझ आएगा कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन से वेरिएशन हो रहा है, और वेरिएशन से क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है, यानी स्पीशीज सर्वाइव कर रही है। बहुत बढ़िया।
अब तुम्हें ये क्लियर हो गया। चलो, टू ब्रदर हैव डिफरेंट हाइट इवन दो बोथ वर रेस्ड इन सेम एनवायरमेंट। भैया दो भाई दोनों तो भाई, एक की हाइट बड़ी एक की हाइट छोटी, तो क्या रीजन होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो तुम्हें जो ऑप्शन बी लग रहा होगा, डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस वेरिएशन, यही ऑप्शन लग रहा है कि हुआ क्या होगा कि यार डीएनए कॉपिंग के दौरान वो जो हाइट वाला डीएनए होता है ना, उसमें एरर आ गया होगा एक के में, तो एक की हाइट छोटी रहेगी एक की बड़ी होगी। ठीक है, चल बी। अगला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन रिप्रोडक्शन प्रोसेस? क्या बोल रहा है कि डीएनए कॉपिंग से होता क्या है, विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। अगर डीएनए कॉपिंग एक्यूरेट नहीं है तो क्या होगा, इनडायरेक्टली पूछा है, वेरिएशन होगा। यानी पूछ रहा है कि अगर डीएनए कॉपिंग एक्यूरेट नहीं है तो क्या होगा, वेरिएशन हो जाएगा। वेरिएशन से क्या होगा, स्पीशीज एवोल्यूशन की तरफ जा पाएंगे, राइट। हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट थ्रू ईच न्यू जनरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से देखना बेटा, है ना, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे इसको मिस करते हैं इसलिए बता रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं जिसके अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ना भाई एक, ये क्या उड़ रहा भाई, एक पेरेंट का मतलब ऐसे समझो कि इधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगे, तो ऐसे तो डीएनए का नंबर डबल हो जाना चाहिए, पर डीएनए का नंबर तो कभी डबल नहीं होता। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर क्या होता है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट क्या होता है, गैमीट होते हैं सेक्स सेल। ये कुछ चीजें हैं जो कि इस चैप्टर में शुरू शुरू में तुम्हें मुश्किल लग सकती है बट आ जाएगा समझ में। यानी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जब सेक्स सेल बनते हैं ना, तो अलग तरीके से बनते हैं। यानी गैमेट फॉर्मेशन में आधा ही क्रोमोसोम इधर से जाता है आधा ही क्रोमोसोम इधर से जाता है, वैसे जाता एक एक है बट समझ गए, बात को समझ गए। गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, जब सेक्स सेल जो होता है, तो एक क्रोमोसोम यहां से आता है एक इधर से आता है और ओवरऑल दो क्रोमोसोम का सेट बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, हाफ्स ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर इन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट सिंस these two gamete fuse during fertilization the original number of the chromosome remains same। ओरिजिनल नंबर जो है क्रोमोसोम का वो सेम रहता है। वैसे आप इस टॉपिक को हेरिडिटी में भी समझोगे, हेरिडिटी में समझोगे, ठीक है, समझे? हाँ जी, क्या चीज समझ आई कि होता क्या है बेसिकली, ये क्लियर हुआ, राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे इसको हेरिडिटी में ही पढ़ोगे तो समझ जाओगे। डिफाइंड रिप्रोडक्शन, ये तो तुम डिफाइन कर ही दोगे। हाउ डज इट हेल्प प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, भैया अगर कोई पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ गलत मत लिख के आना, टीचर भी मारेंगे मैं भी मारूंगा। अब ये कैसे स्टेबिलिटी लाता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज। लिख के आ सकते हो। चलो अब बात करते हैं, दो टाइप के रिप्रोडक्शन है भैया, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। अब अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों में फर्क क्या है, तुम बताओ, तुम बताओ ह्यूमंस क्या करते हैं, व्हाट डू ह्यूमंस डू, क्या लगता है तुम्हें, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल? हाँ बेटा, अगर किसी ने एसेक्सुअल लिख दिया, क्या क्या पढ़ रहे हो भाई तुम, क्या पढ़ के आ रहे हो, मुझे तो बताओ कहां से पढ़ रहे हो ऐसा, इतनी गलत गलत नॉलेज तुम कहां से पढ़ रहे हो, हैं? बहुत बढ़िया बेटा, चैट में पूरा लिख लो सेक्सुअल, ठीक है। हाँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, दो पेरेंट है ही नहीं भाई। अच्छा बड़ी शॉकिंग बात बताता हूं, प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल नहीं करते। कैसे, वो अभी पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जिसकी मदद से एक नया यंगर वन जनरेट हो जाता है, लेकिन यहां पे दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है। अगली चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यानी सेक्स सेल नहीं बनते, जबकि यहां पे बनाने पड़ते हैं। अगला, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल, यानी क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बट अगर मैं यहां पे बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहां पर वेरिएशंस आते हैं। क्यों आते हैं वेरिएशन, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वेरिएशन ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक सवाल आता है, इन दोनों में से बेटर कौन सा है,
बताओ विद रीजन, इन दोनों में से बेटर कौन सा है? बताओ इन दोनों में से बेटर कौन सा है? क्या लगता है, क्या लगता है? हाँ, कौन है बेटर? हाँ? बेटा तुम्हारे लिए कौन सा बेटर है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं साइंटिफिकली पूछ रहा हूं तुम्हारे लिए क्या बेटर। अरे भाई तू पागल पागल, आज कहाँ आ गया मैं पढ़ाने यार, आज कहाँ आया हूँ मैं, कौन सी क्लास में आया हूँ पढ़ाने, मेरा सर चकरा जाएगा आज की क्लास में भाई। कह रहा है कि मेरे लिए तो मेरे लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर। मैं कहा यार भाई, भाई समझ क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा, तो बेटर कौन सा? सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ वेरिएशन ज्यादा, और जहां पे वेरिएशन ज्यादा होते हैं ना, तो वहां पे तुम्हें पता है एवोल्यूशन होता है, स्पीशीज कंटिन्यू कर पाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में। आ जाओ, पानी वानी पी लूं, एक मिनट। एक मिनट ना। चल ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें पता चल गया कि ये उतना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर नहीं है। क्यों नहीं है? यहां वेरिएशन कम होता है। दूसरा पॉइंट, यहां पे एक सिंगल पेरेंट होता है। तीसरा पॉइंट, यहां पे गैमीट नहीं बनते। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेबल प्रोपोगेशन, री आय हाय 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 हाय। दोस्तों किस किस को ये चीज फेवरेट है जरा बताओ? बहुत लोगों का फेवरेट आ गया है इंसेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंसेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। क्या बात है यार, क्यूडी छिपकली क्यूडी लिजर्ड, ठीक है क्यूडी, ओके। और स्पोर फॉर्मेशन, इनको अब डिटेल में हमें पढ़ना है। अब देखो इन चीजों में तुम्हें याद क्या रखना है ना, कि जितने भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा करता है। ये तुम्हें ईयू मत लिखो, ओए साउथ दिल्ली ईयू, रुक जा रुक जा। हाँ ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजन से। फिजन क्या होता है? फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो क्या होता है इसके अंदर? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर में होता है यानी सिंगल सेल। यूनि यानी होता है बेटा सिंगल। अरे मुझे सिंगल से याद आया, कोई और भी तो सिंगल है हमारे बीच में, तुम ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मेनली होता है कौन सा? फिजन। ठीक है, हमें ये चीज समझ में आ गई है। अब इसमें या तो एक डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बनेगी, या दो से ज्यादा डॉटर सेल भी बन सकती हैं। अब इसके ना दो टाइप होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से दो ही डॉटर सेल बनती हैं, बट यहां पे दो से ज्यादा डॉटर सेल बनती हैं। क्या? हाँ बहुत बढ़िया। तो बाइनरी फिजन को डिटेल में पढ़ते हैं। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। पहला पॉइंट दो में डिवाइड होगा। अगला पॉइंट देखना, इसमें होता क्या है, पूरा प्रोसेस में तुम्हें समझा रहा हूं। न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा। क्या? अमीबा, अमीबा, अमीबा तो सुना ही होगा। तो अमीबा में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी फिर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड होता है और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कॉपी ऑफ डीएनए एंड डेवलप्स इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो बाइनरी फिजन है ना बेटा, ये भी तीन टाइप का होता है, मैं बताता हूं। एक होता है क्या? इररेगुलर बाइनरी फिजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और एक होता है क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यानी अगर मैं तुम्हें बताऊं, इररेगुलर बाइनरी फिजन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो कहीं से भी दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल याद रखना इररेगुलर बाइनरी फिजन का, जो कि होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा, क्योंकि वो इररेगुलरली डिवाइड हो जाता है। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल की, तो किस किस को पता है लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल अगर तुम्हें पता हो तो ऐसे ऐसे काट देना, ऐसे काट देना, ठीक है। तो ऐसे बीच से ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसका एग्जांपल है यूग्लेना। क्या? यूग्लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? यानी मान लो ये ऑर्गेनिज्म है तो ऐसे काट दो उसको,
ठीक है, वो है ट्रांसफर। तो उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये एग्जाम्पल याद रहने चाहिए बेटा, ठीक है। क्या हो गया, क्या डब्लू, ठीक है, बहुत बढ़िया। पैरामीशियम याद रहेगा, अमीबा याद रहेगा, यूग्लिना याद रहेगा, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है जो कि मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, जैसे कि एक है हमारा लीशमानिया। लीशमानिया भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। तो ये भी बाइनरी फिजन करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक बीमारी करता है। कोई बताएगा कौन सी बीमारी, एक डिसीज होता है काला अजहर। क्या होता है, काला अजहर। तो वो जो काला अजहर की बीमारी है वो इसकी वजह से होती है। इसलिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से काला अजहर हो रहा है, तो ये बताओ वो किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो उसमें आंसर आता है लीशमानिया। अरे भैया लीशमानिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना इतना आप याद रखो, इतना आप याद रखो, इन सारी चीजों को डिटेल में इतना समझने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूं। चल, नाम याद रहेंगे, मैं बस इतना बोल रहा हूं, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप से रिप्रोडक्शन कर रहा है, तू नाम याद कर ले, उससे ज्यादा पेपर में पूछा ही नहीं जाता, तो एक्स्ट्रा क्या करना है, ठीक है। अब आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, एक पेरेंट सेल दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही है। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, तो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना, प्लाज्मोडियम। क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम कैसे करता है रिप्रोड्यूस, उसका एक डायग्राम है, और ये डायग्राम भी कभी कभार पूछा जा सकता है। ये विजिबल है क्या, विजिबल है तो बता दो, बता दो। यार एक तो पता क्या होता है, क्लासेस ले लेके ना, क्लासेस ले लेके हमारी, मतलब मेरे साथ तो गर्दन जो होती है ना वो ऐसा पेन देती है, और बोल बोल के जो ये वाला एरिया होता है ना, ये इस एरिया में ऐसा दर्द होता है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो एरिया है इसमें इतना दर्द होता है, क्योंकि बोलते रहते हो ना सुबह शाम, आप बोल ही रहे हो सुबह शाम से। और क्या होता है कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कभी कभार ऐसे रोटेट होना है, तो ऐसे नेक जो है वो नेक ऐसे, नेक ऐसे, नेक ऐसे, नेक ऐसे, तो ऐसे गर्दन ऐसे अकड़ जाती है, एकदम दर्द हो जाता है। यस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है जी। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, वो करता है, बोलो कौन सा फ्यूजन करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो, ये एक ऐसा सेल होता है, इसके अंदर हम ना बहुत सारे मल्टीपल क्या बनते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते हैं। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियस बनने लगते हैं, इनको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। फिर क्या होता है, एक समय आता है जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो इसकी जो वॉल होती है, ये वॉल ब्रेक कर जाती है, और सारे न्यूक्लियाई बाहर निकल जाते हैं, और ये सारे न्यूक्लियाई एक नए प्लाज्मोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसका पूरा फ्लो समझोगे तो आप देख सकते हो, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड दिख रहा है ना, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड रैपिडली टू प्रोड्यूस सेवरल न्यूक्लियाई, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड अंडर फेवरेबल कंडीशन अ सिस्ट वॉल फॉर्म्स अराउंड द पेरेंट। यानी क्या बोल रहा है, जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एक सिस्ट वॉल आ जाती है, ये जो वॉल तुम देख पा रहे थे इसको सिस्ट वॉल बोलते हैं, और जब उसको सही कंडीशन मिलती है तो ये सिस्ट वॉल टूटती है और टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। When condition become favorable, the cyst wall break, releasing all the daughter cell. ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वही है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। हाँ, मलेरिया का पैरासाइट है जो कि मच्छर के ऊपर आता है, ठीक है, मच्छर के ऊपर आता है, ये वही है भैया। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताओ। डन है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीज काला अजहर एंड इट्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। में यही क्वेश्चन आपको अभी मैं बता रहा था कि काला अजहर कौन करता है, काला अजहर करता है भैया लीशमानिया। लीशमानिया, 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 बड़ा नाम ऐसा है ना, लग ही नहीं रहा क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, बड़ा प्यारा, लीशमानिया, वाओ वाओ, है ना, ठीक है। कुछ लोग तो अपना नाम शनाया रख लेते हैं, लीशमानिया तो फिर भी ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर। अगर आप देख पा रहे होगे ये बीच से डिवाइड हो रहा है, देखो बीच से डिवाइड हो रहा है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है पहले तुम्हें ये बताना है, और ये कौन से टाइप का
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये बाइनरी फिजन है। ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कोई चैट में अगर बता पाए तो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मूर्खो तुमको डायग्राम इसलिए ही तो दिखाया था, कहां गया मेरा डायग्राम, लास्ट में तुम्हें नहीं बताया था, ये देखो ये देखो, दिखाया नहीं था ये। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, याद आ गया। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये क्या पूछ रहा है, उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज बताओ ओवर सेक्सुअल। तो एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है ना यार। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट एंड जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर बनते हैं, यानी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंस, मतलब दो इंपॉर्टेंस लिख देना, एक तो फास्ट होता है ये, और डीएनए कॉपिंग से होता है तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। चलो, नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, हाइड्रा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, ये रहा। द इमेज शोज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन द प्लाज्मोडियम। ओके, हमें इन चारों में से सही उत्तर देना है। चलो भाई अपना दिमाग लगाओ, बताओ एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सही से दिमाग लगाना। बहुत बढ़िया। अगर आप देखोगे ऑप्शंस को, पहला क्या है, द सिस्ट डिवाइड रेपिडली टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल। सिस्ट का तो कोई काम ही नहीं है, सिस्ट तो लेयर है। अगर आप सी ऑप्शन देखोगे, द न्यूक्लियस डिवाइड रेपिडली इनसाइड द सेल टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल, होता तो यही है। तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन यही है। ठीक है, एक्यूरेट ऑप्शन यही है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है बेटा, और वो बहुत सारी न्यूक्लियाई बनाता है, राइट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है, अच्छा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच का एक डिफरेंस देख लेते हैं, छोटा सा है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सिर्फ दो डॉटर सेल बनती है, वहां पर मल्टीपल डॉटर सेल बनती है। अगला, यहां पर क्या होता है, डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन। डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन होते हैं, इररेगुलर होता है। यहां पर प्रोसेस ही अलग है, यहां पे न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड करता है, और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो सिस्ट वॉल टूटती है और वो बाहर आ जाता है। अगला, सिंपल एंड रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस, यानी बाइनरी फिजन फास्ट होता है, और अगर उसकी कंपैरिजन में मैं बोलूं तो ये जो मल्टीपल फिजन होता है ये स्लो होता है। और लास्ट में आप एग्जांपल तो लिख के आ ही सकते हो, एग्जांपल तो तुम सबको याद ही होंगे ना। ओके 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 ओके, डन है जी। अगले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़े बेटा, है ना। आज मुझे पता है बच्चे आए थे अरमान से कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, बट भैया ने तो प्रैंक कर दिया, क्योंकि ये चैप्टर शुरू में इतना बोरिंग है इतना बोरिंग है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं दोस्तों। चलो, साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस सिलेबस में नहीं है वैसे। साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकिनेसिस होता है वैसे। ये जो साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो रहा है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको साइटोकिनेसिस बोलते हैं, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस बेटा। चलो आते हैं बात फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बस तुम डायग्राम पे गौर फरमाओ। ये कौन है, ये कौन है, ये है स्पाइरोगायरा, एक ऑर्गेनिज्म। ये स्पाइरोगायरा क्या होता है, ये जब मैच्योर होता है तो ये मैच्योर होने के बाद डिवाइड होता है, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, और वो हर एक टुकड़ा नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, it is the type of asexual reproduction in which an organism breaks up। ब्रेकअप से मुझे याद आया, किसी का ब्रेकअप भी तो हुआ है तुम बात कितना रोस्ट करूंगा मैं तुम्हें यार, मुझे लगता है कई बार कि बेचारे को रोस्ट में ना करूं, बट फिर मुझे याद आता है कि जिस प्रकार के तुम हो ना, तुमको तो आओ, ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है जो मैंने आपको समझाया, एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ये होता कब है, हैपेंस इन फेवरेबल कंडीशन, जब उसको इनफ पानी मिले, इनफ सनलाइट मिले, तब जाके ये फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है
In complex multicellular organism, this type of reproduction is not possible because their cell are organized in tissue and tissue is organized into organ. समझाता हूं देखो ठीक है अरे हो जा भाई गला ठीक हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि होता क्या है ना क्या ये जो प्रोसेस है कि टुकड़ों में टूट जाओ क्या ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस में पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमारे सिर्फ सेल नहीं है हमारे सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है तो अगर मेरी बॉडी मैच्योर होके अलग अलग टुकड़ों में टूट जाए मेरा सिर मेरा पैर मेरा पेट और वो तीनों में से नए प्रशांत भैया बन जाए भैया मजा ही आ जाएगा 3 प्रशांत भैया क्लास ले लेंगे भाई मजा ही आ जाएगा बट ऐसा पॉसिबल नहीं है इसका रीजन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ठीक है अगला आता है रीजनरेशन ये था फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है रीजनरेशन तो वो देखा तुमने क्या होता है वो वुल्वरीन आता था ना जिसको तुम मारते थे काटते थे तो उसका वापस से हाथ उग जाता था देखा है तुमने है वुल्वरीन ही था कुछ और था तो रीजनरेशन भी वैसी है कि यानी आप एक पार्ट काटोगे और वो पार्ट जब तुमने एक पार्ट काटा है ना उस पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा यानी मान लो मेरा हाथ देख कितनी जल्दी मान गए ना तुम मेरे हाथ काटने पे शर्म करो थोड़ी तुम्हारा हाथ काटेंगे हम तो मान लो तुम्हारा हाथ काटा अब जो तुम्हारा हाथ जहां से कटा था हाथ तो वापिस आ गया और जो हाथ तुम्हारा कटा था उस हाथ से एक नया ऑर्गेनिज्म वापस बन गया डेड पूल में होता था राइट हाँ ठीक है द एबिलिटी ऑफ फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट व्हेन ब्रोकन इनटू पीसेस अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि है प्लेनेरिया प्लेनेरिया में क्या होता है प्लेनेरिया का एक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आप इसको जितने पीसेस में कट करोगे है ना कुछ लोगों की तो शक्ल मैच हो रही होगी प्लेनेरिया से है अस मूवमेंट शक्ल मैच हो रही होगी कुछ लोगों की तो प्लेनेरिया को तुम जितना काटोगे मान लो 3 टुकड़ों में तोड़ा तो दे विल फॉर्म 3 न्यू ऑर्गेनिजम्स दैट इज द पॉइंट राइट एक तो पॉइंट ये हो गया कि 3 ऑर्गेनिज्म बनाएगा प्लेनेरिया दूसरा इसका एग्जांपल है क्या हाइड्रा जो है भैया ये हाइड्रा बहुत खतरनाक चीज है अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाइड्रा मेरी बहन की तरह दिखता है वरना वो क्लिप कटती है और तुम वो मुझे मारती है वो मेरे को चप्पलों से इतना मारती है तुमको मैं क्या बताऊं पर ठीक है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं और क्लिप कटर्स तुम्हारी फील्डिंग में सेट करता हूं हाइड्रा जो है ये ना एक पेड़ नहीं है तुम्हें पेड़ लग रहा होगा ये एक ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ओशंस के अंदर पाया जाता है इसको जितना कट करोगे नए ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन ठीक है बट पता है लिजर्ड भी तो ऐसी हाय यू निकलेगा सबका यू निकलेगा लिजर्ड की पूंछ काटते हो तो वापस से पूंछ उग जाती है हाँ तुम मान सकते हो इसको रीजनरेशन में बट तुम्हें कभी भी ना एग्जांपल में लिजर्ड मत लिख के आना पता है क्यों क्योंकि इसमें एक लॉजिक भी है रीजनरेशन तब हम मानते हैं जब मान लो हमने 2 टुकड़े करे और उन दोनों टुकड़ों से नया ऑर्गेनिज्म बन गया लेकिन लिजर्ड में क्या होता है अगर तुमने पूंछ काटी तो पूंछ ग्रो कर जाएगी टेल ग्रो कर जाएगी लेकिन इस टेल से क्या नया ऑर्गेनिज्म बनेगा नहीं बनेगा अरे नहीं बनेगा यार क्यों बन जाएगा है ना तो इसलिए तुम अवॉइड करना कि लिजर्ड को तुम रीजनरेशन के एग्जांपल पे लिख के आओ तुम बस प्लेनेरिया हाइड्रा इनको लिख के आना चलो बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन कटिंग दी बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू मेनी पीसेस it was observed that many of these pieces developed into new individual name the process है regeneration and list 2 organism in which these process be observed hydra planaria दोनों आपको बता दिए draw a schematic diagram to illustrate the change that is likely to be observed मतलब आपको डायग्राम बनाना है उसका प्लेनेरिया वाला डायग्राम बना के आना क्योंकि वही एनसीईआरटी में है ठीक है प्लेनेरिया वाला डायग्राम बना के आना चल आगे बढ़ा जाए अगला प्रोसेस है बडिंग क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म है उसके एक बॉडी पार्ट में से एक बड आता है बड समझते हो मान लो ऑर्गेनिज्म है अब इससे कैसे बड निकले और वो बड ग्रो करता जाए और वो डिटैच हो जाए और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना उसको हम बोलते हैं बडिंग ठीक है अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल आउटग्रोथ जिसको हम बड बोलते हैं डेवलप्स द पेरेंट बॉडी पे डेवलप कर गई ग्रो बाय रिपीटेड सेल डिवीजन एंड फाइनली डिटैचेस टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल और फाइनली सेपरेट हो गए एक नया इंडिविजुअल बना लिया अब हाइड्रा इसको फॉलो करता है हाइड्रा का एक डायग्राम भी है वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ठीक है हाइड्रा देखो एक बड ग्रो कर रहा है फिर बड और बड़ी हो रही है फिर एक समय आ रहा है बड बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है
फिर क्या होता है, ये बड यहां से सेपरेट हो जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। हाइड्रा के साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि ये करता है, जो कि है यीस्ट। यीस्ट सबने सुना होगा, सुना है? यीस्ट किस किसने नहीं सुना ही होगा? अरे सुना ही होगा भैया, ये तो पिंपल की तरह लग रहा है। अरे वाह यार, पिंपल की तरह लग रहा है तुमको ये? हाँ मतलब बड़ी एक पिंपल ही हो गया। ये सुना है ना सबने? बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो यीस्ट में भी ऐसा ही होता है, एक बड आता है। अब देखो बड जो है, मैं आपको यीस्ट का एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये यीस्ट है, इस पे एक बड आता है। अब वो बड आपस में बड बनाता जाता है, बनाता जाता है, और फिर फाइनली वो सेपरेट हो जाते हैं सारे बर्ड्स, और एक नए यीस्ट बन के आपके पास आ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया यीस्ट का। तो इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको बडिंग का प्रोसेस भी याद रहे, और एग्जाम्पल याद रखोगे, डायग्राम याद रखोगे, तो उतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, अब क्या बच गया, और क्या बच गया? अब बच गया एक लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, जब मैं आपको रीजनरेशन पढ़ा रहा था ना, तो रीजनरेशन का एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और वो ये आता है कि ह्यूमंस क्यों नहीं कर पाते रीजनरेशन? हाइड्रा करता है, ह्यूमंस तो नहीं कर पाते। आंसर वही सेम रहेगा, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, जिनको रिप्लेस कर पाना इज नॉट इजी। आंसर वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट मल्टीसेलुलर क्यों नहीं कर पाते? आंसर वही रहेगा, राइट? ठीक। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टफ हो सकता है बट मजा आएगा। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हम सब ने हमारे घरों में देखा हुआ है। पानी पीता हूं फिर समझाता हूं। अच्छा, वैसे आज और कल 2 दिन, आज का हो गया, कल सैटरडे है ना? कल सैटरडे, कल और आपकी क्लास रहेगी। संडे को तुम्हारी छुट्टी। संडे को मैं सोच रहा था एक्स्ट्रा क्लास वो जो अपनी लास्ट में पेंडिंग हो गई, वो मैं कर लेता, बट संडे को मेरे को फिर से फिर से संडे को मुझे मुंबई जाना है। क्यों जाना है? अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। देखो, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या बताऊं? तो संडे को फिर मुंबई जाना है, तो यस, फिर जाएंगे, फिर मंडे को लौट आएंगे। हाँ, तो वेडनेसडे तो क्लास होगी तुम्हारी। यस, ठीक। क्या है? वो बात करेंगे अपन कभी, वो हम बात करेंगे। ए, कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को काफी टाइम से करनी थी, अब हो रही हैं जीवन में, तो यस। चलो। अरे नहीं भाई यार, कह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है मुंबई। पागल हो गया तुम यार, पागल पागल हो गया। कैसी बातें करते हो यार तुम? शर्म वरम नहीं है बिल्कुल भी, शर्म बेच खाई है। टीचर से ऐसे बात कर रही है। मुंबई इंसान क्यों जाता है? ये तो तुम्हें पता ही है क्यों जाता है इंसान मुंबई। एवरीवन नोस, राइट? क्यों जाता है? कुछ चीजें हैं जो कि पता चली जाएंगी आपको कुछ समय में। यस, चलो। हाँ, तो स्पोर फॉर्मेशन पे आता है। स्पोर फॉर्मेशन हमने सबने देखा है। ब्रेड देखिए, ब्रेड, ब्रेड पे वो ग्रीन ग्रीन नहीं हो जाता कुछ टाइम में अगर ब्रेड को बाहर रख दोगे तो, है ना? हम बोलते हैं ना फंगस हो गई ब्रेड के ऊपर। हाँ, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना जिसकी वजह से फंगस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस ही ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। ये क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? फंगस ही तो है। क्या है ये? बताओ, बताओ। क्या है ये एक प्रकार की? हाँ, अरे तुमने ब्रेड, अरे ब्रेड मोल्ड नहीं देखी तुमने? अरे वो जो फंगस ब्रेड पे नहीं हो जाती, अरे ये क्या हो गया ब्रेड के ऊपर? हाँ, हाँ वही फंगस ही तो है, फंगाई तो है। हाँ बहुत बढ़िया, ये एक प्रकार का क्या है? फंगस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इतना तो देखा ही होगा, बिल्कुल देखा है भैया। तो देखो,
ये राइजोपस जो होता है ना, ये स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपने आप को सर्कुलेट करता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसका डायग्राम जो है, इस पे लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, बनाने को नहीं आता, लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको कुछ पार्ट्स यहां पे बता देता हूं। ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर क्या है, ये राइजोपस है। तो राइजोपस का ये जो नीचे रूट वाला ये जो तुम्हें पार्ट दिख रहा है, ये जो तुम्हें रूट वाला ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, आई होप ये विजिबल हो, जो तुम्हें रूट वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं राइजोइड। क्या बोलते हैं? राइजोइड। ठीक है। अब ये जो तुम्हें पूरा एरिया दिख रहा है, ये जो डंडी से तुम्हें दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्टोलन। अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये सर्कल, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोर्स। स्पोर्स कुछ नहीं है, दाने हैं। स्पोर्स के दाने। अब होता क्या है ना, ये दाने जो हैं, ये एयर की वजह से हर जगह सर्कुलेट हो जाते हैं। इस वजह से अगर आपने देखा हो, वो जो फंगस होती है ना ब्रेड वाली, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, 1-2 दिन के अंदर पूरी ब्रेड खराब कर देती है। देखा है? क्यों? क्योंकि स्पोर्स क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं, और जहां पे भी फैलते हैं वहां पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है किसका? स्पोर फॉर्मेशन का। एरिया याद रखना, ये राइजोइड, ये स्टोलन, ये क्या है, ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये याद रखना एटलीस्ट, स्पोरेंजियम क्या होता है, और स्पोर्स इसके अंदर होते हैं। स्पोर्स इसके अंदर होते हैं। अच्छा, इस पूरे पार्ट को वैसे हाइफी भी बोलते हैं, बट ठीक है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बता देता हूं कि जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को, स्पोरेंजियम से नीचे का जितना भी पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? दिखा भी देता हूं मैं, हाइफी। यानी इट इज अ नॉन रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द राइजोपस। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रेड आर हाइफी, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वैसे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है ना? रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? वो सर्कल जो है, वो गोला जो है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम ही तो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि उसके अंदर स्पोर्स है। लेकिन नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है हाइफी। ठीक है, बहुत बढ़िया। द टाइनी ब्लॉब ऑन द स्टिक आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये मैं आपको बता चुका हूं। स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर्स विच कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। स्पोर्स हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल्स। वो जो दाने होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनके पास कवरिंग होती है, वॉल होती है, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। When spore land on the moist surface, they germinate and grow into new rhizopus. आई होप समझ आ गया होगा। नीचे गिरेंगे, अगर मॉइस्चर मिल गया तो भैया ग्रो कर जाएंगे, राइजोपस बन जाएगा। ठीक है। अब यहां से सवाल क्या आता है बेटा? एडवांटेजेस पे सवाल आता है। आपने जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े ना अभी तक, उन सब में से सबसे बेहतर कौन सा है? उन सब में से सबसे बेहतर कौन सा है? कोई बताएगा? सबसे बेहतर? हाँ, सबसे बेहतर सोचो, क्या लगता है? सबसे बेहतर यही है, हाँ, स्पोर फॉर्मेशन। क्यों? क्या लगता है, क्यों? 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 बताओ। बहुत बढ़िया, पीछे आंसर लिखे हुए हैं इसलिए। पहली चीज, स्पोर फॉर्मेशन बहुत फास्ट है। तुमने देखो कैसे बीज जो है, बीज की तरह हर जगह फैल जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। तो पहली चीज, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, और उन्हें जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो क्या है, ग्रो कर जाएंगे। अगला, स्पोर्स आर वेरी लाइट, ये इतने हल्के होते हैं कि हवा की मदद से हर जगह स्प्रेड हो सकते हैं, सो दे कैन इजीली स्प्रेड। अगला, ईच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, हर एक छोटा स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो। लास्ट, दिस मेथड हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड रैपिडली, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से स्पोर फॉर्मेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फास्ट है, कवरिंग है, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, राइट। एक स्पोर से पूरा का पूरा स्पोरेंजियम मतलब स्पोरेंजियम राइजोपस बन सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इसके कुछ रीजंस थे। चलो, बहुत बढ़िया। ये अगर देखो, ये वाला डायग्राम अगर तुम्हें मुश्किल लगता है ना, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। अगर ये मुश्किल लगता है बेटा, तो ये जो डायग्राम है ना, ये याद कर लो बस, कि इस वाले पोर्शन को स्पोरेंजियम बोलते हैं, नीचे के सारे पोर्शन को हाइफी बोलते हैं, और इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। हाइफी है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्पोरेंजियम है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतना याद कर लो, काम खत्म। इतना याद कर लो, काम खत्म। क्लियर है? चलो बेटा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि तुम बताओगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। एक मिनट ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बताते हुए चलना। What structural difference explain why yeast form bud but amoeba undergoes binary fission? अमीबा तो बाइनरी फिजन करता है बट रीस जो है वो बडिंग करता है, यीस्ट। ऐसा क्यों है बताओ, ऐसा क्यों है? देखो होता क्या है ना, होता क्या है, यीस्ट ना बाइनरी फिजन कर नहीं सकता क्योंकि उसकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी थिक होती है, जिसकी वजह से वो दो भाग में डिवाइड नहीं हो सकता। दे कैनॉट, इट कैनॉट डिवाइड इनटू टू हाफ्स। इसकी वजह से आंसर लिखा भी हुआ है, रीड कर लेना। Why does fragmentation work in Spirogyra but not in human tissue? ये मैं बता चुका हूं। फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। If fragmentation increases rapidly in the ponds, what environmental factor is most likely responsible? देखो, एल्गी अगर बढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा? स्पायरोगायरा बढ़ेगा। फ्रेगमेंटेशन से कौन रिप्रोड्यूस करता है? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है? अरे एल्गी है ना। स्पायरोगायरा वो नहीं होती, वो काई, काई बोलते हैं अपन, वो एल्गी हो जाती है पॉन्ड लेक के अंदर। तो अगर ये रैपिडली इंक्रीज करेगा, व्हाट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? किसकी वजह से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाई सनलाइट। जब बहुत ज्यादा सनलाइट आती है, जो बहुत ज्यादा सनलाइट आती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो स्पायरोगायरा जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन था। डन, ओके, चलो। सेलेक्ट दी ऑप्शन हैविंग करेक्ट मैचिंग। आपको मैच कराना है, थोड़ा सा जूम कर लें, अब करा दो मैचिंग। लीशमानिया क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। स्पायरोगायरा क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन करता है। तो पी का 3, क्यू का 4, पी का 3, क्यू का 4। आर क्या है? आर है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करता है बेटा बताओ? प्लेनेरिया अगर तुम्हें याद होगा तो वो रीजनरेशन करता था। तो आंसर इज P3Q4, ये सी। डन है, ओके दोस्तों, सी ऑप्शन आपका आ चुका है। आगे बढ़ा जाए। स्पोर फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं जो कि पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेम द फॉलोइंग थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन राइजोपस। राइजोपस में नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोला था ना मैंने, हाइफी, ठीक है। ब्लॉब दैट डेवलप टिप ऑफ द नॉन रिप्रोडक्टिव थ्रेड। ब्लॉब यानी तुम ऐसे समझो एक सर्कल। सर्कल क्या होता है राइजोपस में? भैया वो स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पोरेंजियम। एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट देमसेल्फ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर रिलीज फ्रॉम द ब्लॉब। ब्लॉब में से जो स्ट्रक्चर रिलीज होते हैं उनको स्पोर बोलते हैं। स्पोर का काम क्या है? नए राइजोपस को जनरेट करना। और वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं खुद को? उनके पास एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी। आखिरी क्वेश्चन एक देखते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। वही है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक सवाल पूछा गया। लेबल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है बेटा? वही सर्कल, स्पोरेंजियम। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइफी तुम कर दोगे। Why does rhizopus not multiply on dry sliced bread? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। जो राइजोपस होता है, अगर एक ब्रेड है जिसमें मॉइस्चर नहीं है, वहां काहे नहीं ग्रो करता? मॉइस्चर वाले में करता है, क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इनको ग्रो होने के लिए दे नीड मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा भैया तो फिर तो कैसे ग्रो करेगा जी? हैं हैं पूछना तो पड़ेगा ना जी। चलो, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रोसेस जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। छुट्टी फुट्टी कुछ नहीं मिलेगी, 1 मिनट देना, पैर दुख रहे हैं, 2 मिनट बैठ रहा हूं बस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तुम हेडिंग डालो, 2 मिनट दो, बस 2 मिनट।
अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या होता है? देखो, ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ये प्लांट्स करते हैं। यानी प्लांट्स के जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसकी मदद से रिप्रोडक्शन किया जाता है। समझाता हूं। प्लांट्स के ना दो पोर्शन होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का, एक तो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है फ्लावर। पुष्पा सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है मैं। और एक होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर आती है आपकी लीफ, उसके अलावा आती है आपकी रूट, उसके अलावा आती है आपकी शूट या फिर स्टेम। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये तीन पोर्शन होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव, और फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है जी। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट यानी नॉन रिप्रोड्यूसिंग पार्ट like root, stem and leaves are called vegetative propagation। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, बता चुका हूं। वेजिटेटिव पार्ट कुछ नहीं है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या है। नेचुरल यानी जो कि प्लांट्स खुद करते हैं। तो तीन प्रकार से होती हैं, एक तो रूट से, एक स्टेम से, और एक पत्तियों से। ठीक है, तो अगर मैं बस आपको एग्जांपल याद रखने हैं, बाय स्टेम, अगर मैं स्टेम की बात करूं तो तुम्हारे घर में आलू आया, आलू आलू, अभी ट्रेंड भी एक चला था ना, आलू 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 आलू, हाँ आलू आया, आलू। तो आलू में ना एक बड ग्रो करने लगता है, देखा? आलू की आंख आ जाती है कुछ टाइम में। अगर उस आलू को तुम कहीं गाड़ दोगे, उस आलू से एक नया पौधा आ जाएगा। वो किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, यानी स्टेम की मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट आ गया। ठीक है, यानी एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो बड आर प्रेजेंट ऑन पोटैटो विच ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, यानी एक नए प्लांट में बन जाते हैं। ठीक है, अगला है रूट। रूट का एक एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। अगर तुम वो देखते हो ना कार्टून, कार्टून में तुमने देखा है कि सारे लोग जापान के होते हैं, जापानीज कार्टून होते हैं, राइट? जापान में स्वीट पोटैटो बहुत खाते हैं, देखा है तुमने? नोट करा ये चीज को, है ना? एनीमे वगैरह में भी स्वीट पोटैटो बहुत खाते हैं। तो प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो वो क्या करते हैं? वो रूट्स पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट। रूट हैव बड विच डिटैचेस एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी ये रूट की मदद से कर सकते हैं। और फिर आता है लीफ। अब लीफ का एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद रखना है। लीफ का एग्जाम्पल क्या है? एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम। क्या होता है? ब्रायोफिलम। बस ये याद कर लो, एक कैलेंचोय हटा दो, ब्रायोफिलम, ये याद कर लो। ब्रायोफिलम क्या होता है, ये आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं। इसकी जो पत्तियां होती है ना, उसके कॉर्नर्स पे एक नया पौधे उगने लगते हैं। अगर इसकी पत्ती मिट्टी में चली जाए तो मिट्टी में नए अलग अलग पौधे जनरेट हो जाएंगे, नए नए प्लांट्स उग जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना बेटा, बताओ। तो आप बस एग्जांपल याद रखना ब्रायोफिलम, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रायोफिलम का एक लीफ मिट्टी में गिर जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट उग जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये थे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल जो कि हम भी तो है। अरे आदमी को ना, एक तो इंसान को वो है, दिक्कतें हैं, उनको हर जगह इंटरफेयर करना है। तुम भी तो दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करते हो, पता है तुम्हें? तुम में और बैंडेज में कोई फर्क नहीं रहा है। लोगों को जब चोट लगती है तो वो बैंडेज लगाते हैं, और उसके बाद जब उनका घाव भर जाता है तो उस बैंडेज को हाथ से हटा के फेंक देते हैं। तुम्हारी कहानी भी तो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट, और जब हो गया तो, है ना? तो इसलिए लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है हमें। भैया ये आप पढ़ाते पढ़ाते पर्सनल क्यों हो जाते हो यार? चलो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो है जो कि ह्यूमंस के इंटरवेंशन की वजह से नए प्लांट को उगाया जाता है, राइट? द टेक्निक वेयर ह्यूमन क्रिएट न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, और सवाल आता है, बहुत बार सवाल पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बता देता हूं। पहला है कटिंग। एक बड़ी प्यारी कहानी थी, मैं अपनी हर क्लास में सुनाता हूं। ये मेरी सभी लड़कियों से विनती है, बेटा अगर आए कोई लड़का आशिक और वो तुम्हें गुलाब का फूल दे, तो आपको अब से गुलाब का फूल मना नहीं करना है। तुम स्मार्ट हो चुके हो, यू आर बिजनेस वूमेन, तो तुम क्या करोगे? तुम फूल को तोड़ोगे
और फूल हो गया, ले जा उसको भगा दो, फूल लेके भगा दो। और जो डंडी है रोज की उसको अपने पास रखना, घर आना, गार्डन में डंडी को लगाना, और उस एक डंडी से तुम गुलाब का एक पूरा का पूरा प्लांट उगा लोगे और बहुत सारे फ्लावर्स उगा लोगे, और फिर फ्लावर्स को बेच देना। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, समझना ना, समझना। तो यानी यही होता है कटिंग प्रोसेस। द पीस ऑफ स्टेम और लीफ इज कट एंड प्लांटेड इनटू सॉइल, जिससे कि नया प्लांट उग जाता है। ये होता है रोज में, हिबिस्कस में, इन दो में मेनली होता है। अगला प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? क्राफ्टिंग नहीं है बेटा, ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बताओ क्या होता है? ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट को काटा जाता है। मान लो एक प्लांट था जो कि उगा हुआ था, उसको बीच से काट दिया, उसको काट दिया। अब एक दूसरे प्लांट को अलग से लेकर आते हैं, इस पे जोड़ते हैं, इन दोनों को ऐसे बांध देते हैं, और फिर उसके बाद ये प्लांट उगने लगता है। यानी नीचे का पोर्शन किसी और का, ऊपर का पोर्शन किसी और का। ये जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो स्टॉक ही देगा। और जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं स्कियोन। क्या बोलते हैं? स्कियोन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्राफ्टिंग। अ ब्रांच ऑफ वन प्लांट इज जॉइंड टू अनदर प्लांट सो दैट दे ग्रो टुगेदर। अब इसका एग्जांपल है मैंगो एंड एप्पल। मैंगो एंड एप्पल में बहुत बार किया जाता है, एक बेस होता है किसी और पेड़ का, ऊपर दूसरा पेड़ लगाते हैं, है ना, और फिर वो प्लांट उग जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है जी, याद रखना, ऊपर वाला पार्ट स्कियोन, नीचे वाला पार्ट स्टॉक। कैसे याद करोगे? स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? बोलते हैं ना हम कि स्टॉक में आ गया माल, वापस आ गया स्टॉक में। तो स्टॉक क्या है? नीचे वाला पोर्शन ना भाई, स्टॉक हमेशा नीचे वाला, ऐसे याद करेंगे। अगला आता है क्या? लेयरिंग। अगला आता है ग्राफ्टिंग, फिर क्यों आ गया भाई लेयरिंग? लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग में कुछ नहीं होता, एक प्लांट होता है, एक प्लांट की जो डंडी होती है जो साइड से निकल रही है, उस डंडी को सॉइल में डाल देते हैं, और फिर क्या होता है, वो सॉइल में ग्रो करता जाता है और एक नया प्लांट उगने लगता है। इसका डायग्राम देख लो, जैसे एक प्लांट था, उसको मैंने क्या करा, सॉइल में डाला, अब सॉइल में वो उगने लग गया फिर से। अब बाद में मैं इसको यहां से काट दूंगा, यहां से मैं इसको काट दूंगा, और ये प्लांट अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो एक से दो प्लांट बन गए। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, द स्टेम इज बेंट टू द ग्राउंड, कवर्ड विथ सॉइल एंड अलाउड टू फॉर्म रूट। रूट बनने लगी, while still attaches to parent plant, one rooted is separated to grow independently। यानी बाद में कट कर दिया और फिर वो ग्रो करता रहता है। एग्जांपल क्या है? रोज, लेमन, बहुत सारे प्लांट्स में किया जाता है। लेमन में तो बहुत किया जाता है भाई। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। अब जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज? एडवांटेज बहुत सिंपल है यार, एक प्लांट है, उस प्लांट की मदद से तुम दूसरा प्लांट उगा रहे हो, तो एक तो प्रोसेस फास्ट है कि नहीं? अरे है। अरे तुम एक बीज डालोगे, बीज में प्लांट उगाओगे, तो पहला तो ये प्रोसेस फास्ट है। दूसरा, इससे जो प्लांट बनते हैं ना वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि हम उसी प्लांट से दूसरा प्लांट उगा रहे हैं। मान लो एक ट्री था रोज, उस रोज की डंडी से मैंने दूसरा रोज का फ्लावर उगाया, प्लांट उगाया, तो वो दोनों जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। इट इज क्विक, इजी एंड चीप मेथड, पहला तो। दूसरा, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, सेम प्लांट बनते हैं। अगला, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड हैव हाई सर्वाइवल रेट। क्यों? देखो, मान लो एक हेल्दी प्लांट है, उस हेल्दी प्लांट से मैंने एक नए प्लांट को, है ना, उसकी स्टेम ली, उसकी स्टेम लगा दी, वो हेल्दी प्लांट था, तो अब जो नया प्लांट होगा उसकी सर्वाइवल रेट भी 100% होगी, क्योंकि बना तो उसी से ही है, जेनेटिकली सिमिलर है। तो एक तो सर्वाइवल रेट बढ़ गई। अगला, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी अगर तुम्हें एग्जांपल याद हो, मैंगो और एप्पल के ट्री में मैंने दोनों को जोड़ के अपने हिसाब से एक प्लांट बना लिया, एक ट्री बना लिया, यानी मैं अपने हिसाब से, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एक नया प्लांट उगा सकता हूं। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिसीज फ्री प्लांट। अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिसीज नहीं है तो जो नया प्लांट उग रहा है, जो कि उसी में से उग रहा है, क्या उसमें कोई डिसीज होगा? नहीं, तो इससे डिसीज फ्री प्लांट भी बनते हैं। लास्ट, सम प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड और टेक अ लॉन्ग टाइम टू मैच्योर कैन बी प्रोपगेटेड इजीली। देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बीज देते ही नहीं है, जो बीज नहीं देते, दे डू नॉट प्रोवाइड सीड्स, है ना, और जो सीड्स देते हैं वो उग नहीं पाते, जिनमें बहुत टाइम लगता है, तो उनको हम इस मेथड से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो दीज आर दी 6 मेथड
जो कि आपको याद रखने होंगे। 6 एडवांटेजेस है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या इसकी डिसएडवांटेज भी है? देखो जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज है। मैंने क्या बताया, प्लांट्स बन रहे हैं जेनेटिकली सिमिलर। अगर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बन रहे हैं तो वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन तो अगर वेरिएशन नहीं आ रहा देन इट इज नॉट गुड, राइट? ठीक है, तो इससे क्या होगा, नो जेनेटिक वेरिएशन, पहला तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, अगर मान लो पेरेंट प्लांट में कोई डिसीज है तो वो डिसीज फिर ऑफस्प्रिंग में भी आएगा, तो पेरेंट का डिसीज ऑफस्प्रिंग में आएगा। अगला, नॉट पॉसिबल इन ऑल प्लांट, यानी एक तो सारे प्लांट्स में नहीं हो सकता, कुछ कुछ प्लांट ही हैं, जैसे रोज, लेमन, इन्हीं प्लांट में हो सकता है, सब में नहीं है पॉसिबल। डन है? बताओ, पहले मुझे बताओ कि ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या तुम्हें क्लियर हुई, और अगर क्लियर हुई तो जरा फटाफट से आंसर्स बताओ। अभी चलेगी बेटा क्लास, 10 मिनट और चलेंगे। तुम लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान जाते हो यार? मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, मतलब तुम इतनी जल्दी कैसे कर देते हो कि भैया बस छुट्टी कर दो, थक गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तुम कैसे इतनी जल्दी छुट्टी मांग सकते हो? तुम कैसे इतनी जल्दी छुट्टी मांग सकते हो? मतलब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, अब तुम्हारा एग्जाम इतना पास आ गया है, राइट? तुम्हें तो बल्कि मेरे से बोलना चाहिए, प्रशांत भैया यार थोड़े क्वेश्चन और करा दो यार, प्रशांत भैया क्वेश्चंस करा दो और ज्यादा। क्यों? क्योंकि एग्जाम आ गए हैं भैया, प्री बोर्ड आ गए हैं, प्री बोर्ड में तुम्हारे नंबर तो तुमने देख ही लिए होंगे, एक रियलिटी चेक तो मिल गया होगा अभी, तो उसके बाद तो तुम्हें बोलने नहीं चाहिए ना तुम्हें, राइट? देखो, और बट हाँ ये भी एक बात है कि प्री बोर्ड में, पहले प्री बोर्ड में नंबर सबके कम आते हैं, तो उतना लोड नहीं लेना, बट थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा ना। प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, तो प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाते? फ्लावर्स, बर्ड्स, सीड्स या फ्रूट। तो जो सीड्स होते हैं ना वो रोज और बनाना नहीं प्रोड्यूस कर पाते, इसी वजह से इनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो किया जाता है। Which one of the following statement is not correct for the plant raised by vegetative propagation? Vegetative propagation के लिए कौन सा सही नहीं है? ठीक है, can bear flower and fruit earlier than those produced from seed. दूसरा, those plants that have lost capacity to produce seed can be grown. ये तो सही स्टेटमेंट हो गई। As compared to the parent plant, vegetatively propagated plant show more variation. है ऐसा कुछ है? अरे ये तो गलत है, अरे ये तो गलत है भाई, अरे ये तो गलत है। हाँ ठीक है, पहला भी स्टेटमेंट सही है, कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोस प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, जो सीड से उगते हैं उनको टाइम लगता है, ये जल्दी हो जाते हैं, तो इसका आंसर भी सी है। चलो, ऑल इंडिया लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड थ्रू आउट द कंट्री इन मार्च 2020, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली आते हैं। विच पार्ट ऑफ द मनी प्लांट डिड मेगा यूज टू प्रोपोगेट मनी प्लांट? मेगा ने क्या करा? मनी प्लांट उगाया, पर मनी प्लांट का एक पार्ट कट करके उगाया, तो मनी प्लांट का कौन सा पार्ट उसने कट करा होगा? बताओ। उसने उसकी स्टेम कट करी होगी, उसको लगाया होगा, एक नया मनी प्लांट बन गया होगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैन यू ग्रो पीपल और नीम बाय दिस मेथड? क्या आप पीपल या फिर नीम को इससे ग्रो कर सकते हो? खुद बताओगे, क्या लगता है तुम्हें? कैन यू ग्रो पीपल और नीम, कहा गया पीपल और नीम बाय दिस मेथड? सोचो, यस और नो में आंसर दो। अगला, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यू वुड यूज टू ग्रो द फॉलोइंग पार्ट्स? कौन से पार्ट को तुम यूज करोगे अगर तुम्हें पीपल या नीम को ग्रो करना है तो? ठीक है, फॉलोइंग पार्ट्स, अच्छा, अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, अलग प्लांट्स दे रखे हैं, इन प्लांट्स के लिए तुम्हें बताना है किस पार्ट को तुम यूज करोगे। पीपल और नीम को बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो नहीं कर सकते, उसका आंसर नो रहेगा। लेकिन ब्रायोफिल्म को कैसे ग्रो करोगे? ब्रायोफिल्म की लीव्स की मदद से, लीव्स की मदद से ब्रायोफिल्म को तुम ग्रो कर सकते हो। ठीक है, पोटैटो को किसको करोगे? पोटैटो को किसकी मदद से करोगे बताओ? बताया था, स्टेम की मदद से। अच्छा, दहिलिया को किसकी मदद से करोगे, या अनियन को किसकी मदद से करोगे? ये भी एग्जांपल मैंने दिखाए थे। स्वीट पोटैटो तो बाय रूट है, तुम ये बताओगे दहिलिया और अनियन, ये तुम्हारा होमवर्क भी है, ये तुम सर्च करोगे, इनकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होगी, इनकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसी होगी। चलो, और लास्ट में पूछा है
इज देयर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग बाय दिस मेथड? तो हाँ, डिसएडवांटेज है, वेरिएशन नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात क्या थी? अरे बोलो, अगर पेरेंट में डिसीज है तो नेक्स्ट जनरेशन में सेपरेट हो जाते हैं। चलिए, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिख के आ सकते हो। सेलेक्ट 2 प्लांट रेज्ड बाय दिस मेथड फॉर द लिस्ट गिवन बिलो। आपको 2 प्लांट्स को सेलेक्ट करना है जो कि ये मेथड कर सकते हैं। बनाना, ग्राम, पी, रोज, टोमेटो। एक तो रोज है, वो तो देखते से पता चल गया। दूसरा मुझे बताओ कौन सा लग रहा है तुम्हें? दूसरा होगा बनाना। क्यों? क्योंकि बनाना भी बेटा सीड प्रोड्यूस नहीं करता। ओके जी, चलो, आई गेस सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बच रहा है। What happens when you accidentally planaria gets cut into many pieces? अगर प्लेनेरिया को काट दोगे तो जितने पोर्शन होंगे वो सारे पोर्शन नए ऑर्गेनिज्म को बना लेंगे, पहला पार्ट। दूसरा, ब्रायोफिलम लीफ फॉल्स ऑन दी वेट सॉइल। अगर ब्रायोफिलम की लीफ गिर गई तो एक नया पौधा उग जाएगा भाई। ऑन मैच्योरेशन ऑफ स्पोरेंजिया राइजोपस बर्स्ट। अगर स्पोरेंजिया बड़ा हो गया और राइजोपस बर्स्ट होगा तो क्या होगा? स्पोर्स जो होंगे वो हर जगह सर्कुलेट हो जाएंगे और हर एक स्पोर से एक नया राइजोपस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा सवाल आपके पेपर में, कुछ मिलता जुलता सवाल ऐसा आपके पेपर में 2026 बोर्ड में फंस सकता है। चल, डन। तो ये हो गए सारे के सारे हमारे टॉपिक्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे हम कल पढ़ेंगे, बट मैं बस एक थोड़ा सा बेस बना रहा हूं कल के लिए ताकि हमारे लिए आसानी रहे, क्योंकि कल हमें प्लांट्स भी पढ़ना है, ह्यूमंस भी पढ़ना है। तो एक बेस में बना रहा हूं, ठीक है? एक बेस में बनाना चाहता हूं बेटा, बस ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। बाय लिख रहे हैं बाय लिख रहे हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। याद रखना, यहां पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन है, ठीक है? वेरिएशन होते हैं। मैं बस एक बेस बनाना चाहता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप आगे पढ़ोगे ना तो होता कैसे, कुछ प्रोसेस है, बस उतना समझ लो, फिर मैं छुट्टी कर दूंगा। पहला, मेल से आता है मेल गैमिट, फीमेल से आता है फीमेल गैमिट, ठीक है? फीमेल गैमिट। मेल में उस मेल गैमिट को ह्यूमंस के अंदर हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल के अंदर हम बोलते हैं एग। अब जब ये दोनों आपस में आते हैं तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेप बाय स्टेप समझ लो बस, फिर छुट्टी कर रहा हूं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ये आपस में फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज हो गए। स्टेप नंबर 2, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट मल्टीप्लाई करता जाता है, बढ़ता जाता है और वो बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है बेटा? ये टर्म्स याद रखो बस कल, क्योंकि आसानी होगी फिर। एम्ब्रियो बनाता है और वही एम्ब्रियो बेबी को प्रोड्यूस करता है। वैसे ह्यूमंस के केस में यहां पे एक चीज और होती है, फीटस। एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, पर ठीक है, नॉर्मली आप इतना याद रखो, मेल फीमेल गैमेट आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? जाइगोट, एम्ब्रियो, फाइनली नेक्स्ट जनरेशन बन गई। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? बहुत बेसिक थी, बहुत बेसिक थी। बताओ क्लियर रहेगी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? कहां गए भाई? क्लियर रहेगी? चलो बहुत बढ़िया। और ये एडवांटेजेस ये मैं आपको ऐसा बता चुका हूं, बस एक बार रीड कर लेना है सारी एडवांटेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, वेरिएशन से एवोल्यूशन होता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सर्वाइविंग रेट बढ़ जाती है। तो ये वही कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको रीड जरूर कर लेना एक बार। चलो, तो कल की क्लास में हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर से। फ्लावर, यस, कल हम फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आज की सभा इतनी ही रहेगी, ठीक है जी? क्लियर है? बताओ, डन है? क्या स्टोरी टाइम? अच्छा, जेई वाली स्टोरी। मैं तुम्हें ये बता रहा था कि बात ऐसी थी बेटा, जब मैं अपनी 11th क्लास में आया था ना, मैं अपनी 11th क्लास में आया था, तो जैसे ही मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं जेई की कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। मैं तो चलो उस समय पे मैं एक छोटे शहर से आता हूं,
तो और वो भी कितने साल पुरानी बात हो गई, तो तब कोई कोचिंग थी नहीं हमारे शहर में। तो मैंने कोचिंग देखी कि अच्छा इसका नाम है, इस कोचिंग का बहुत नाम था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। पर जब मैं अंदर गया ना, तो मुझे कोचिंग की रियलिटी पता चली। क्या? कि यार वहां पे तो ना मेरे जैसे एवरेज बच्चों पे फोकस ही नहीं किया जाता। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुमको, गाइड तो छोड़ो, फोकस ही नहीं किया जाता। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों जगह हो रहा है, दोनों जगहों की बात कर रहा हूं मैं। क्या होता था कि मैं क्लास में बैठा हूं, क्लास होती थी 100-150 बच्चों की, ऑफलाइन में 100-150 मिनिमम है, तुम कहीं पे भी जाओगे जेई नीट की कोचिंग में इतने बच्चे होंगे ही। अब उस क्लास में जो फ्रंट बैच के जो टॉपर होते हैं, जो उनको पता है, वहां के टीचर्स को पता है कि ये जो 5-7 बच्चे हैं ना, ये रैंक लाके देंगे, सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उनके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि अच्छा इस चीज को पढ़ के आना। अगर हमें नहीं भी समझ आ रहा ना, तो एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं, भाव ही नहीं देता। अगर आप शाम को डाउट क्लास में चले जाओगे, डाउट क्लास में सिर्फ उन टॉपर्स के साथ बैठ के डाउट सॉल्व हो रहे हैं, हम पे फोकस ही नहीं है। देन आई रियलाइज कि यार ये तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या क्या चल रहा है। तो ऐसा एक्चुअली में होता है। अभी क्या है ना, अब 10th तक अगर तुम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो चलो, हम ऑनलाइन में हम हैं। ऑफलाइन में तुमने देखा होगा कि छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, है ना, 40-50 बच्चे होते हैं, और ट्यूशन टीचर होते हैं, तो वो प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार से तुम्हें समझ आता है। हम भी यहाँ पर बड़े प्यार से कि अरे यार तो ये ऐसे वैसे थोड़े जोक कर दिए, थोड़ा हंसी मजाक कर दिया, बट ये मिसिंग है ये चीज। ऐसा हम चाहते हैं कि हम ये चीज ला पाए, बट वही है ना कि थोड़ा देखो, हमें तो इन चीजों पर डर लगता है बहुत कि ये चीज करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट यस, ये अलग जॉनर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम चूज मत करना, बिल्कुल करना, हिम्मत के साथ करना। अगर इंटरेस्ट है ना साइंस में तो लेना, अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया, आर्ट्स में इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया, बट अगर इंटरेस्ट है साइंस में तो बिल्कुल लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि अरे यार तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, बिल्कुल चूज करना, लेकिन हिम्मत के साथ जाना। ठीक है, हिम्मत के साथ जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि हमने भी उस टाइम पे रियलाइज करी। तो जब 11 स्टार्ट हुई ना, तो पता ही नहीं चलता कि भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मैंने थोड़ा लेट भी ज्वाइन करा था, तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी आधा साल कहां निकल गया पता ही नहीं चलता। सितंबर आ गया, मैं सोच रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लाइफ साइकिल है। देन फिर 12th आई, 12th में लगा कि नहीं यार अब थोड़ा करना पड़ेगा, फिर वहां से मेहनत करी, एंड देन पूरी चीजें बदलती गई, मेहनत करते गए, एफर्ट्स लगाते गए। आईआईटी जेई का एग्जाम करा, क्लियर हुआ, क्लियर जेई का एग्जाम करा है क्लियर। तो ये वो होता है कि 11 टफ रहती है, 12th में मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमने करी है, मेहनत बहुत करी है यार, मुझे पता है ना, मुझे पता है बात। ठीक है, यस यस। चलो, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। सी यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं कल, कल मिलते हैं, है ना। कल तो बहुत ही जरूरी टॉपिक पढ़ाना है। कैसे पढ़ाऊंगा मैं यार, तुम हंसते रहते हो यार, पढ़ लेना प्लीज दोस्त। टेक केयर, बाय बाय, सेम टाइम सेम जगह, सी यू ऑल 8:30, बाय बाय।